हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.5 का इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट है ना, कथनों की वैधता को परिमाणित करना ना। जो भी स्टेटमेंट अपन को गिवन है उनको अपन को क्या करना है, वैधता मतलब उसको उनको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है ना। उनकी वैधता क्या होगी, ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी तक अपन ने जो कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट की बात चलेगी ना, किसकी बात चलेगी यहाँ पे, कंपाउंड स्टेटमेंट की वैधता की अपन जांच करेंगे ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए अपन ने कितने तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े हैं, देखो ऐसे इस तरह में कंपाउंड स्टेटमेंट में अपन ने क्या पढ़ा ना, क्या पढ़ा अपन ने, एंड पढ़ा, ये कनेक्टिव है, एंड कनेक्टिव पढ़ी, और पढ़ा है ना, और पढ़ा, और या है ना, इफ देन पढ़ा, इफ देन से जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो पढ़े, और क्या पढ़े, इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ ना। इसको इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, IFF है ना, और इसका साइन क्या है, डबल वे इम्प्लीकेशन। और ओनली इफ का इफ देन क्या है, इफ पी देन क्यू ना, ये इंडिकेट करता है कि क्यू कुछ होगा ना। ये सारे अपन ने कनेक्टिव फ्रेजेस पढ़े हैं ना। इनसे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं उनकी अपन को वैलिडिटी चेक करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या किस तरह से करेंगे ना, किस तरह से इनकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो इनके लिए रूल बना रखे हैं एनसीईआरटी ने। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, लेट है ना, पहले देखो लेट P and Q are two, P and Q are two statements। ठीक है। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है ना, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो स्टेटमेंट है P और Q किससे कनेक्ट होंगे, किससे मिलके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, एंड से है ना। तो P एंड Q है ना, ये वाला स्टेटमेंट होगा। इसकी वैलिडिटी अपन को चेक करनी है ना, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे इसकी वैलिडिटी, P एंड Q कोई स्टेटमेंट है ना, P एंड Q है ना, P कोई स्टेटमेंट है, कोई अलग स्टेटमेंट, और Q कुछ अलग स्टेटमेंट आपको पता है किस तरह से होगी ना। इसकी वैलिडिटी अपन को चेक करनी है। तो कैसे करेंगे अपन, क्या चेक करेंगे, फर्स्ट में पार्ट में क्या करेंगे, बाय शोइंग, टू शो P इज ट्रू, और बाय शोइंग ना, बाय और टू शो Q इज ट्रू है ना। अपन को इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट एंड से मिलके बना है, एंड से कनेक्ट है, दो कोई कंपोनेंट स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट है, और जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना P एंड Q, उसको उसकी वैलिडिटी, उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ करेंगे कि टू शो P इज ट्रू और Q इज ट्रू ना, दोनों को ट्रू प्रूफ करेंगे ना। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, अपन ने इसकी एंड की ट्रूथ टेबल भी पढ़ी थी, एंड की ट्रूथ टेबल भी पढ़ी थी अपन ने। किस तरह से पढ़ी थी, देखो P और ये Q है, और ये P एंड Q है ना, एंड Q है, P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P एंड Q भी ट्रू होगा ना। अदरवाइज और कोई सी भी कंडीशन बने, ये क्या रहेगा, P एंड Q क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा ना। ये P एंड Q रहता है, फॉल्स रहता है ना। तो इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ कर देंगे, देखो ना, अपन ने P एंड Q की ट्रूथ टेबल देखी थी। तो क्या देखा था कि जब P ट्रू है और Q ट्रू है, उसी कंडीशन में P एंड Q ट्रू होता है। अदरवाइज कोई भी कंडीशन ले लेंगे तो P एंड Q क्या रहता है, फॉल्स रहता है। तो इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए, P एंड Q को ट्रू करने के लिए, क्या ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, अब जो दूसरा स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, वो किससे कनेक्ट होगा, और से ना, और से। तो P और Q है ना। अब इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए, इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ कर देंगे, बाय एज्यूमिंग P is
false, P is false, then show Q is true, Q is true। ठीक है। और सेकंड में अपन क्या कर देंगे इसमें, बाय एज्यूमिंग Q is true, Q is false, Q is false, then show P is true, है ना। ये मान लेंगे, क्या करेंगे, यह मान लेंगे कि P असत्य है तो Q को सत्य सिद्ध कर देंगे, तो P और Q क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और Q असत्य है, दूसरा तरीका कैसे है, ये दो तरीके हैं, P और Q को ट्रू प्रूफ करने के दो तरीके हैं, है ना। इसमें P और Q को P एंड Q को ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि P ट्रू है और Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा, है ना। और P और Q को ट्रू प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे कि P असत्य है तो सिद्ध कर देंगे Q सत्य है, और Q असत्य है तो सिद्ध कर देंगे P सत्य है ना। क्योंकि अपन ने ट्रूथ टेबल देखी थी किसकी, P और Q की ना, P और Q, इधर क्या है, P और Q, है ना। इसमें अपन ने देखा था P और Q फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स हों। जब दोनों फॉल्स होंगे, P एंड Q दोनों फॉल्स होंगे, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो P और Q भी फॉल्स होगा। अदरवाइज कोई भी कंडीशन होगी तो वो क्या रहेगा, ट्रू रहता है। अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन में वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और दोनों ट्रू हैं तो भी क्या रहेगा, ट्रू, है ना। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि दोनों ट्रू हैं, P एंड Q दोनों ट्रू हैं तो P और Q ना, भी दो स्टेटमेंट हैं अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट, P भी ट्रू है और दूसरा कंपोनेंट Q भी ट्रू है, तो इनसे बना जो कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q वो भी क्या होगा, ट्रू होगा ना। ये फॉल्स बस उसी कंडीशन में होगा जब दोनों क्या रहते हैं, फॉल्स, P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो तब फॉल्स होगा। अदरवाइज सारे स्टेटमेंट क्या रहेंगे, कोई भी कंडीशन हो सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, है ना। ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड, अब जो अपने पास कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, इफ P देन से कनेक्ट होगा, देन Q। ठीक है। इसको ट्रू प्रूफ करने, ट्रू प्रूफ करने की बात चलिए ना। इनको ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, बाय एज्यूमिंग P is true, then show Q is also true, है ना। हम मान लेंगे कि P ट्रू है ना, क्योंकि इफ देन से जो स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं, P इंप्लाइज Q। यदि P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, तो इफ देन, है ना, P इंप्लाइज Q भी क्या होगा, ट्रू होगा ना। यदि P कंपोनेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट का पहला कंपोनेंट P ट्रू है और दूसरा Q भी ट्रू है, तो P एंड Q भी क्या होगा, P इंप्लाइज Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। कैसे करेंगे, हम P को सत्य मानेंगे और सिद्ध क्या कर देंगे, Q भी सत्य है ना, तो P इंप्लाइज Q भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, है ना, बाय एज्यूमिंग Q is not true, then show P is not true। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना, कॉन्ट्रापोजिटिव प्रतिधनात्मक मेथड। देखा ना, अपन ने देखा था कि कोई स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्ट है तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, है ना। इसका ये कॉन्ट्रापोजिटिव ये होता है, तो उसी से करेंगे। हम मानेंगे क्या कि Q इज नॉट ट्रू, नेगेशन Q, देन शो क्या कर देंगे, P इज नॉट ट्रू, तो नेगेशन P शो कर देंगे ना। अब एक और बचेगा, कौन सा, इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ। ये रूल आपको याद रखनी है, ये टेबल में यहाँ से हटा रहा हूँ, ये तो अपने पहले भी देख ली थी।
ठीक है। और नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ है, रूल नंबर फोर्थ जो किसके लिए बना है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है। रूल नंबर फोर्थ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो किससे मिलके बना होगा, इफ एंड ओनली इफ, है ना। किससे कनेक्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ, है ना। पी इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ क्यू, है ना। ये दो तरीके से अपन ट्रू प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। दोनों शो करने पड़ेंगे इसमें ना। इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, है ना, पी इज ट्रू। ठीक है, ये शो करेंगे ना। इसको इफ एंड ओनली इफ वाले जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए अपन दो बातें प्रूफ करेंगे कि इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, है ना। ये दोनों आपको शो करनी है ना, ये बोथ अपन को शो करनी है, बोथ, है ना, बोथ। ठीक है, दोनों बातें अपन को शो करनी पड़ेगी कि यदि क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है और पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है। इससे इंप्लाई क्या होगा, इससे क्या इंप्लाई होगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, क्यू, है ना। इसमें तो दोनों प्रूफ करनी है ना। इसमें देखो थर्ड नंबर में जो इफ देन से कनेक्ट है ना, इफ पी देन क्यू, है ना, इनमें दोनों नहीं प्रूफ करने आपको बाय एज्यूमिंग कि आप बोलो सर ये भी प्रूफ करना डायरेक्ट मेथड से भी और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से भी ना। इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए दिस, है ना, ये डायरेक्ट मेथड और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड किसी एक से अपन इसको प्रूफ कर देंगे। इसमें दोनों आपको ये शो करने पड़ेंगे ना। ठीक है, और रूल नंबर जो सेकंड था पी और क्यू ना, बाय एज्यूमिंग, इसमें भी और है, इसमें भी क्या है और, है ना, कि अपन क्या कर लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे पी इज फॉल्स देन शो क्या कर देंगे, क्यू इज ट्रू, अथवा बाय एज्यूमिंग क्यू इज फॉल्स देन शो क्या कर देंगे, पी इज ट्रू, है ना, ये कर देंगे। और एंड से जो स्टेटमेंट कनेक्ट है पी एंड, है ना, पी एंड क्यू, इसमें इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू, इसमें बोथ, इसमें क्या करने पड़ेंगे आपको, अपन को बोथ शो करने पड़ेंगे ना, बहुत बातें शो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो था कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, ये 4 रूल बना दिए। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में 4 रूल बना दिए। और एक और है जो किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास, है ना, विरोधाभास, है ना। विरोधाभास मेथड कैसे करते हैं, जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा अपन मान लेते हैं ना। जैसे अपन ने 10th क्लास के अंदर किए थे, 10th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर वो इरेशनल और इरेशनल प्रूव करना देखा था ना। चैप्टर 1.3 है शायद, है ना, रेशनल और इरेशनल प्रूव करना देखा था। तो √2 को इरेशनल प्रूव करना था तो अपन ने माना क्या था कि रेशनल है ना, उसका उल्टा मान लिया था। और कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी लास्ट में जाते जाते कि अपन ने ये शो कर दिया था कि ऊपर जो हमने माना था वो क्या है, गलत था, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन करेंगे। और एक और है काउंटर, है ना, काउंटर एग्जाम्पल देखे, काउंटर एग्जाम्पल, प्रति उदाहरण देंगे, है ना, प्रति उदाहरण देंगे। अभी कोई बात ट्रू के लिए बोल रहा है ना, उसका अपन उल्टा एक एग्जांपल देते हैं ना। किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो जनरल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, है ना, और उसका उल्टा प्रूफ करना है तो कोई एक एग्जांपल देना पड़ता है ना। अगर ट्रू प्रूफ करना है तो जनरल स्टेटमेंट देंगे, और अगर उसका उल्टा प्रूफ करना है तो क्या देंगे, कोई एक एग्जाम्पल देंगे, प्रति उदाहरण देके अपन प्रूफ कर देंगे ना। इस तरह से अपन किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे। ये 4 रूल जो थे वो तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए थे और ये किसी भी सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या है कि जांचिए कि नीचे दिया गया कथन सत्य है अथवा नहीं है। नीचे एक स्टेटमेंट देखा, आपको उसको चेक करना है, वैलिडिटी चेक करनी है कि ट्रू है और फॉल्स है ना। तो जब अपन को स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स उसकी वैलिडिटी चेक करनी है तो सबसे पहला काम अपना रहेगा कि किस जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो किससे मिलके बना है, एंड से, और से, इफ देन से और इफ एंड ओनली इफ से मिलके ना। क्योंकि इनके चारों को ट्रू प्रूफ करने के सबके चारों के तरीके क्या हैं, अलग अलग। पहला काम अपना ये रहेगा कि अपन को चेक करना है कंपाउंड स्टेटमेंट इनमें से किस फॉर्म में है ना। तो चेक करते हैं आंसर में ना। दिया गया कथन क्या है, यदि x, y बिलोंग्स टू z
इस प्रकार है कि x तथा y विषम हैं तो एक्स वाई भी विषम है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि एंड नहीं है और नहीं है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये इस इफ देन टाइप का। देखो यदि तो इफ देन टाइप का है ना, हमें पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो इफ देन टाइप का है ना। इफ पी देन क्यू, तो इसमें पहले पी और क्यू को पहचानो। पहले क्या करेंगे, पी और क्यू को पहचानेंगे। देयरफॉर पी स्टेटमेंट है वो क्या है, x, y बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि x तथा y विषम है ना, विषम है। और क्यों क्या है, x, y इस प्रकार है कि x, y भी विषम है ना। ये भी है x, y बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि x, y विषम है ना। ये क्यू स्टेटमेंट है। इसको अपन यूं भी लिख देते, इसको अलग करके लिख देते ना कि x, y बिलोंग्स टू z है ना। और स्टेटमेंट क्या था, p क्या है, x एंड y है ना, x तथा y विषम है, ये यूं लिख देते। b फॉर ऑल यूं लिख देते, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। p जो स्टेटमेंट है वो क्या था, x, y इतना ही लिख देते, x तथा y विषम है। और q जो स्टेटमेंट था क्या है, x, y विषम है। ये इतने ही स्टेटमेंट है ना। वो तो दोनों के लिए कंडीशन है कि x, y इंटीजर से बिलोंग करते हैं ना, इंटीजर से बिलोंग करते हैं ना। और जब ये स्टेटमेंट होता है तो इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं अपन, बाय एज्यूमिंग। दो तरीके हैं इसके, एक तो डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूमिंग p इज ट्रू, अभी जो अपन ने लिखा था, देन शो क्या कर देंगे, q इज ट्रू। और दूसरा मेथड इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है ना। और एक कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में क्या किया था अपने, क्या देखेंगे, बाय एज्यूमिंग नोट q देन शो क्या कर देंगे, नोट p है ना, ये शो कर देंगे ना। इनमें से कोई सा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड है ना। मैं इससे करूंगा इसको ना, मैं p को ट्रू मानूंगा ना। माना इसको ट्रू मानेंगे अपन p को ना, x, y बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि x तथा y विषम है। माना p जो स्टेटमेंट है सत्य है। मैंने इसको क्या मान लिया, सत्य है ना। मैंने p को क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। तो x और y के हैं, विषम है ना। देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2m प्लस n, 2n प्लस 1 है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z है ना। x, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी बात को ट्रू प्रूफ करने के लिए उसको जनरल स्टेटमेंट देने पड़े उसके लिए ना, और फॉल्स प्रूफ करने के लिए उसका कोई एक एग्जांपल दे देते हैं ना। तो अब इसको ट्रू प्रूफ करना है ना, ट्रू प्रूफ करेंगे, सत्य है अथवा नहीं ना। और हमें पता है यार, हमें पता है कि कोई भी दो ओड नंबर है ना, कोई भी दो ओड नंबर है, उनका मल्टीप्लाई भी क्या होता है, ओड होता है। इसको ट्रू प्रूफ करना है, इसको ट्रू प्रूफ करना है। कोई दो ओड नंबर का मल्टीप्लाई 5 या 15 है ना, और 7 3 21 क्या होते हैं, ओड ही होते हैं। इसको ट्रू, ये ट्रू है, हमें आइडिया तो लग गया कि ये ट्रू है, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें स्टेटमेंट, ट्रू प्रूफ करना है तो जनरल स्टेटमेंट देने, और फॉल्स प्रूफ करना होता तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तो मैंने मान लिया कि p इज ट्रू, p स्टेटमेंट वो ट्रू है, और x और y कैसे हैं, ओड है। तो एक x ये ओड हो गया इस फॉर्म में, और y क्या ले लिया मैंने, ये भी ओड है, तो 2n प्लस 1 है ना, क्योंकि ओड नंबर इसी फॉर्म में होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z है ना। इसको ट्रू मान लिया मैंने, तो ये ले लिया ना। देयरफॉर एक्स वाई लूँगा मैं, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, तो 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4mn प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है ये, और इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, एक्स वाई 2 कैपिटल M प्लस 1 है ना, वेयर इसको मैंने कैपिटल M मान लिया। कैपिटल M इक्वल्स क्या है, 2mn प्लस
m प्लस n बिलोंग्स टू z, है ना। ये z से क्यों बिलोंग करेगा, ये क्यों z से बिलोंग करेगा, क्योंकि m भी z से बिलोंग कर रहा है और n भी z से बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी भी किससे बिलोंग करेगी, z से बिलोंग करेगी ना। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स वाई जो है 2m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स वाई भी, देयरफॉर एक्स वाई भी विषम है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, है ना। देयरफॉर सिंस P इज, ये क्या क्यू स्टेटमेंट हो गया ना, सिंस P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर है ना, देयरफॉर P इफ P, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इफ P देन Q इज ट्रू फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू z, है ना। मैंने क्या किया, ये जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लाई किया। मैंने क्या किया कि P को ट्रू माना और शो क्या कर दिया कि Q भी क्या है, ट्रू है, Q भी क्या है, ट्रू है। तो ये डायरेक्ट मेथड से अपन ने शो कर दिया। अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से देखते तो मैं क्या मानता कि मैं मानता है कि माना x y विषम नहीं है, x y विषम नहीं होता तो किस फॉर्म में होता, वो कोई सम संख्या होती ना। और उस सम, आपको पता है 2 नंबर का मल्टीप्लाई सम कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। उस तरह से भी अपन कर सकते थे, ये करेंगे ना इसमें अपन। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 14। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथन के प्रतिधनात्मक कथन का जांच करिए, ज्ञात कीजिए कि प्रदत्त कथन सत्य है, ऐसे है ना। आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की आपको जांच करके बताना कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। तो पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है इसका अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसकी मदद से इसको अपन ट्रू फॉल्स प्रूव करेंगे। और मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, है ना। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इफ देन टाइप का ना, इफ देन टाइप है ना। तो देखते हैं, गिवन स्टेटमेंट क्या है, यदि x कोमा वाई बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि x y विषम है, x इंटू वाई इज ओड, तो x तथा y भी विषम है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला अपन को ट्रू फॉल्स चेक करना, वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है। तो अपन चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट है। तो आपने देखा ये इफ देन से कनेक्ट है ना। इफ देन से कनेक्ट है तो उसको ट्रू प्रूफ करने के अपने पास 2 मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड है जो सीधा स्टेटमेंट से अपन उसको ट्रू फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं, और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड है, उसके लिए अपन को उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए ना। देयरफॉर दिए गए कथन का प्रतिधनात्मक कथन है ना, प्रतिधनात्मक कथन है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट है ना। क्या होगा, यदि x कोमा वाई बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि, है ना, ये लिख दिया। ये तो सब में आएगा क्योंकि तो x y बिलोंग्स टू z तो बता रखा उसने, है ना। ये स्टेटमेंट Q है, ये स्टेटमेंट P है और ये स्टेटमेंट क्या है, Q है ना। ये तो दोनों के लिए अप्लाई हो रही है कि x y जो है बिलोंग कर रहा है किससे, z से, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और ये स्टेटमेंट ये कि x y ओड है और x तथा y अलग अलग भी क्या है, ओड है। x y मतलब इंटू वाई, x इंटू वाई ओड है और x तथा y भी विषम है ना। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के लिए इसका नेगेशन, Q का नेगेशन है ना। Q का नेगेशन क्या होगा, Q स्टेटमेंट क्या कह रहा है, x तथा y विषम है, उसका नेगेशन क्या होगा कि x तथा y सम है। अब क्या लिखेंगे, सम है, तो x y भी, इसका नेगेशन क्या होगा, सम है, x y भी सम है ना। अपन इसको यूं भी लिखते हैं कि यह असत्य है कि x तथा y विषम है ना, x तथा y विषम है, वो बात फॉल्स है, तो उसका ट्रू क्या होगा, x y क्या है, सम है ना। मतलब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट यही है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, यही है ना। अब मानेंगे है ना, हेयर नेगेशन Q
ये नेगेशन क्यू है ये, क्योंकि ये क्यू स्टेटमेंट था, इसका नेगेशन, चलो नेगेशन पी लिख दे रहा हूँ ना, नेगेशन पी स्टेटमेंट है वो क्या है, एक्स वाई सम है ना, एक्स वाई सम है, और नेगेशन क्यू क्या है, एक्स तथा वाई सम है। यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, है ना। ये दोनों बातें किसके लिए हैं, एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करें, जेड से बिलोंग करें ना। ये स्टेटमेंट था, उसमें ये पी था और ये क्या था, क्यू था, तो उसका नेगेशन, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया, ये क्यू है, नेगेशन क्यू है, और ये क्या है, नेगेशन पी है ना। नेगेशन पी क्या कह रहा है कि एक्स वाई सम है, और नेगेशन क्यू कह रहा है कि एक्स तथा वाई भी सम है ना। तो बाय एज्यूमिंग माना नेगेशन क्यू जो क्या है एक्स तथा, यही लिख दो फॉर ऑल प्रत्येक यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, इस प्रकार हैं कि एक्स तथा वाई सम है, एक्स तथा वाई सम है, सत्य है। इस बात को मैंने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है ना। अब रे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखो ना यार, इफ पी देन क्यू है ना, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड क्या कहता है, बाय एज्यूमिंग नेगेशन क्यू इज ट्रू, देन शो क्या कर देंगे, देन शो नेगेशन पी इज ट्रू। तो क्या आ जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इज ट्रू है ना। तो उसी वही किया पहले मैंने, देखो ये स्टेटमेंट था, उसका मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया, उसके अंदर नेगेशन पी और क्यू दोनों अलग अलग लिख लिया, और फिर मैंने मान लिया कि नेगेशन क्यू क्या है, ट्रू है, और नेगेशन क्यू क्या होगा कि एक्स तथा वाई विषम है, वही लिखा मैंने, एक्स तथा वाई, उसका नेगेशन क्या होगा, सम होगा ना, विषम का नेगेशन क्या होगा, सम होगा। तो मान लेंगे देयरफॉर लेट एक्स और वाई क्या है, सम है, एक्स इक्वल्स टू 2m और y इक्वल्स टू 2n है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z और वेयर n बिलोंग्स टू z है ना। देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स क्या जाएगा, 2m इंटू 2n, तो क्या जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 4mn है ना, या यूँ लिख देंगे एक्स वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 2mn है ना, 2mn, या इसको यूँ लिख देंगे एक्स वाई इक्वल्स टू 2 कैपिटल M है ना, और जहाँ बता दो वेयर कैपिटल M क्या है, 2mn है ना, बिलोंग्स टू Z है ना, बिलोंग्स टू Z। ये Z से बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि M भी Z से बिलोंग कर रहा है, N भी Z से इंटीजर है, और इन दोनों का, इन पे जो भी ऑपरेशन अपन अप्लाई करेंगे है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस है ना, वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया, मतलब एक्स वाई हमने क्या किया था, एक्स और वाई को सम माना था, तो एक्स वाई भी क्या हो गया, सम हो गया। देयरफॉर एक्स वाई इज इवन फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से अपन ने प्रूव कर दिया। देयरफॉर नेगेशन क्यू, नेगेशन पी जो क्या था, नेगेशन पी क्या था, एक्स वाई सम है ना, एक्स वाई नेगेशन पी जो स्टेटमेंट वो क्या था, एक्स वाई सम है, सत्य है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है ना। ये अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से अपन ने इसको सोल्व कर दिया। पहले जो स्टेटमेंट दे रखा था उसको अपन को कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से ट्रू फॉल्स करना था ना, ट्रू या फॉल्स की जांच करनी थी ना। तो मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट था उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया है ना, उसमें उसके कंपोनेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख दिए रहे है ना। फिर मैंने मान लिया, तरीका है मेरे पास, मैंने अभी आपको शुरुआत में जब इस एक्सरसाइज का इंट्रो स्टार्ट किया तो वहाँ मैंने बताया था कि इफ देन वाले स्टेटमेंट को अपन दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड था, उसमें पी को ट्रू मानेंगे और क्यू को ट्रू प्रूव कर देंगे। एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड में क्या करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, नेगेशन क्यू इज ट्रू, तो मैंने वही किया, नेगेशन क्यू इज ट्रू, और प्रूव क्या कर देंगे कि नेगेशन पी इज ट्रू, वही ट्रू कर दिया है ना। इस तरह से ये मेथड है, एकदम ईजी वे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि विरोधोक्ति द्वारा निम्न कथन सिद्ध कीजिए, और सिद्ध क्या करना आपको कि √7 एक अपरिमेय संख्या है ना।
√7 एक अपरिमेय संख्या। ये सेम अपन किस तरह से करेंगे जो अपन ने 10th क्लास के अंदर सीखा था ना, इसको विरोधाभास विधि से मानेंगे ना, मानेंगे कि माना अपरिमेय सिद्ध करना है और मान लूंगा कि √7 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, ये तो आपको आता भी है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद आपको आता होगा। परिमेय मान लिया और लास्ट में जाते जाते मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ऊपर जो मैंने माना था वो क्या है, गलत है। लास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेंगी जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आपने जो माना था वो क्या है, गलत है ना, वो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो √7 अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। √7 है क्या अपरिमेय संख्या, तो 2 सह अभाज्य को प्राइम नंबर है ना। बोले सर को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें ऐसे मिनिमम दो नंबर जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो ना, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो सहभाज्य संख्या होती ना। 2 सहभाज्य पूर्णांक ए व बी इस प्रकार होंगे कि √7 बराबर a बट्टा b है ना। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे मैंने दो आपके सामने पेयर लिखा, 15 और 14, दो नंबर लिखे, ये दोनों नंबर में एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं इन दोनों में, मतलब कोई ये जो दो नंबर हैं किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है एक के अलावा, है ना, ये सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सहभाज्य है, मतलब a और b में कोई एक फैक्टर कॉमन नहीं है एक के अलावा, ठीक है, ये बात बस ध्यान में रखनी है ना, ठीक है। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये इम्प्लाई करेगा b इंटू √7 इक्वल्स टू a, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो b² इंटू 7 इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। ये नंबर फर्स्ट है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर इज a स्क्वायर में 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। देखो ना इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, जैसे देखो 5 इंटू 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है 20, तो 20 जो 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना, तो यहाँ a² b² से भी डिविजिबल है और a² 7 से भी डिविजिबल है। मेरे काम का कौन है 7 है ना। अब a² में 7 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, देयरफॉर a में भी 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। a² में किसी मान लो 4 की स्क्वायर 16 है ना, 16 है ना, ये हाँ a² a क्या है 4 है ना, और a² क्या है 16 में 2 से डिवाइड है ना, a² जो 2 से डिवाइड है तो a भी क्या है 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, मतलब a² 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो a में भी 7 का भाग जाएगा। देयरफॉर a किस फॉर्म का होगा 7 इंटू सम अदर नंबर c है ना, क्योंकि आप देखो 10 है 15 है 20 है, इनमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं इनको, है ना, इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 2, 15 के 5 इंटू 3, 20 के 5 इंटू 4 है ना, मतलब a में 7 का भाग जा रहा है तो उसके फैक्टर में 7 तो आएगा, उसके अलावा कुछ और आ जाएगा, उस तरह से देखो है ना। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है b² इंटू 7 इक्वल्स टू a², इसका स्क्वायर करूँगा तो 49 इंटू c², ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या इम्प्लाई करेगा b² इक्वल्स टू 49/7 इंटू c², तो b² इक्वल्स टू 7 इंटू c², ये नंबर सेकंड है ना, बाय सेकंड जो बात यहाँ थी वही, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है ना, बाय फर्स्ट b² इज divisible by 7, therefore b also divisible by 7 है ना। b इन समीकरण 2 से b² में 7 का भाग जा रहा है तो b में भी क्या जाएगा 7 का भाग जाएगा, वो भी बताया जो था ना। अब देखो ना a और b को हमने क्या माना था, सह अभाज्य माना था, को प्राइम नंबर माना था, मतलब a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, लेकिन यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया कि a का भी एक कॉमन फैक्टर क्या है 7 है और b का भी एक कॉमन फैक्टर क्या है 7 है ना, क्योंकि a व b को हमने सह अभाज्य माना था, परंतु यहाँ
ए व बी का कॉमन फैक्टर 7 है ना। जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया, हमारे गलत मानने के कारण आया, मानने के कारण आया। जो हमने माना, जो हमने माना था कि √7 परिमेय है। √7 क्या है? परिमेय है। √7 परिमेय है, उसको गलत हो गया। देयरफॉर √7 ये अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन यूं प्रूफ करेंगे ना, जो प्रूफ करना उसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय प्रूफ करना था, परिमेय मान के अपने लास्ट में क्या शो कर दिया कि जो अपन ने माना था वो क्या है? गलत है। हाँ गलत है तो फिर अपरिमेय हो गया ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 16। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या करें कि एक प्रत्युदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि निम्न कथन असत्य है ना। आपको काउंटर एग्जाम्पल देना ना, काउंटर एग्जाम्पल देके आपको क्या शो करना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है? फॉल्स है। फॉल्स प्रूफ करना है ना। तो दिखते हैं पहले गिवन स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट? यदि n एक विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक है तो n एक अभाज्य संख्या है ना। पहले देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है और किससे कनेक्ट है? वो इफ देन से, इफ देन से कनेक्ट है ना। और इफ देन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगा? P इज ट्रू देन Q इज ट्रू ना, Q इज ट्रू। दोनों अपन को शो करने पड़ते हैं ना, दोनों शो करेंगे, दोनों ट्रू हैं तो ये P और Q स्टेटमेंट, P एंड इफ देन वाला इफ P देन Q ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ना। ट्रू होगा कब होगा? जब P भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा है ना। इस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। लेकिन अपन को इसको फॉल्स प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? फॉल्स प्रूफ करना है। इसके लिए मैं क्या मानूंगा? काउंटर एग्जाम्पल देने, और देने भी क्या है? काउंटर एग्जाम्पल देने हैं। तो मैं क्या करूंगा? P को ट्रू मानूंगा और Q को फॉल्स प्रूफ कर दूंगा ना। P को ट्रू, इसको फॉल्स। अरे ट्रूथ टेबल देखी थी ना यार, P एंड Q, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स है ना। एफ फॉल्स प्रूफ करना है इसको, तो मैं P को ट्रू मानूंगा और Q को क्या कर दूंगा? फॉल्स प्रूफ कर दूंगा ना। ठीक है, उसके लिए मैं क्या दूंगा? काउंटर एग्जाम्पल। और मैंने बताया था कि फॉल्स प्रूफ करना है तो कोई एक एग्जाम्पल काफी है, और अगर ट्रू प्रूफ करना पड़े किसी स्टेटमेंट को तो जनरल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। अब इसको फॉल्स प्रूफ करना है ना। हियर P क्या है? n एक विषम पूर्णांक है और Q क्या है? Q क्या है? n एक अभाज्य संख्या है। मैं क्या करूँगा? P लेऊंगा ट्रू और प्रूफ क्या कर दूंगा कि Q जो है फॉल्स है ना। P को ट्रू लूंगा, Q क्या हो जाएगा? नेगेशन हो जाएगा। Q का क्या हो जाएगा? नेगेशन। P ट्रू, Q फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? P एंड Q क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ना। इफ P देन Q क्या हो जाएगा? सत्य। माना P n एक विषम पूर्णांक है, सत्य है। क्या है? सत्य है ना। तो आपके सामने n एक विषम पूर्णांक है तो कौन से हैं आपके सामने? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 है ना, 21 23 25, ये सारे आ गए आपके दिमाग में ना। अब काउंटर एग्जाम्पल देना है तो बोले सर इनमें से ले कौन सा ना, ऐसा उदाहरण उठाओ, इसमें से ऐसा एग्जाम्पल उठाओ आप n की वैल्यू कि ये बात क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो ना, n की वैल्यू 3 लेते हो तो n एक ऑड नंबर है, बट ये जो है प्राइम नंबर भी है, तो ये बात तो ट्रू हो रही है। ये लोगे तो भी ट्रू हो रही है, ये लोगे तो भी ट्रू, क्योंकि ये ऑड है, ऑड प्लस प्राइम, ये भी ऑड प्लस प्राइम है। लेकिन ये लोगे है ना, ये लोगे n ऑड नंबर है, ठीक है, और प्राइम नहीं है ना, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल में ये दे सकते हो, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये दे सकते हो, क्योंकि ये तो ऑड प्लस प्राइम है, ऑड प्लस प्राइम है, ऑड प्लस प्राइम, ऑड प्राइम,
ये एग्जाम्पल एक्स तो ना, आगे 27 ले सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो ना, है ना। लेट देयरफॉर लेट n इक्वल्स टू 9 ले लो। आपको ऐसा ऑड नंबर लेना है जो कंपोजिट नंबर हो ना, प्राइम नंबर नहीं हो, कोई सा भी ले लो, 9 ले लो, 15 ले लो, 21 ले लो, 25 ले लो, 21 ले लो ना, 15 ले लो, n इक्वल्स टू 15, है ना। क्या है, विषम, परंतु n बराबर 15 अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, भाज्य ही है। देयरफॉर Q n एक अभाज्य संख्या है, असत्य है ना, असत्य है। ये बात क्या होगी, असत्य होगी। बी अपने पास कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट थे P और Q, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब P भी ट्रू हो तो Q भी ट्रू है ना। P को ट्रू लिया मैंने, P को ट्रू लिया, और उसके लिए क्या हो रहा है, Q क्या हो रहा है, उसके लिए Q क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो इफ देन से कनेक्ट है वो क्या है, असत्य है। देयरफॉर दिया गया कथन असत्य है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट को अपने फॉल्स प्रूफ कर दिया यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल। अपनी काउंटर एग्जाम्पल ही तो लिया, एक एग्जाम्पल ही तो उठाया। काउंटर एग्जाम्पल मतलब कोई एग्जाम्पल जो उसको फॉल्स प्रूफ कर दे। इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, 9, 15, 21, 25, आगे 27 है ना, 33, कोई सा भी ऑड नंबर ले लेते जो प्राइम नंबर नहीं था, वो उसको क्या करेगा, उसके लिए, इसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ही है। इस तरह से अपन प्रूफ कर देंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 14.5 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.5 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।